वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो वाई डू फॉल का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द पार्ट हम कवर कर चुके हैं। दिस इज द लास्ट लेक्चर। तो अब इसमें हम देखते हैं कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज के बारे में, जो कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि वो कैसे होती हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उनके प्रिवेंशन कैसे करते हैं। तो देखिए कुछ डिजीज की हम बात करते हैं। सम इन्फेक्शियस डिजीज। Some infectious diseases. देखिए यहाँ पे तो सबसे पहला डिजीज हम लेते हैं, दैट इज टाइफाइड। ऑल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर। अनदर नेम ऑफ टाइफाइड इज एंटेरिक फीवर। तो देखिए अब इसमें क्या क्या हमें डिस्कस करना है। कॉजेटिव एजेंट की हम बात करते हैं। कॉजेटिव एजेंट यानी किसकी वजह से डिजीज होती है। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज जो कि साल्मोनेला से होती है। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये इस बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है। अब देखिए पोर्ट ऑफ एंट्री क्या होगी इसकी। पोर्ट ऑफ एंट्री यानी कहाँ से हमारी बॉडी में एंटर करता है। पोर्ट ऑफ एंट्री। पोर्ट ऑफ एंट्री दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, माउथ के थ्रू एंटर करता है। यानी अब माउथ के थ्रू एंटर करेगा तो कैसे एंटर करेगा। सो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, जो कंटामिनेटेड पानी आप पी रहे हैं या अगर फूड में इसके जर्म्स हैं मतलब बैक्टीरिया है तब ये हो जाएगा। ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब देखिए इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि एक बार डिजीज कॉजिंग जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर कर गए तो कितने समय बाद वो अपना इम्पैक्ट शो करना शुरू करेंगे, सिम्टम्स डेवलप होंगे। दैट इज 1 to 3 वीक्स। 1 to 3 वीक्स, 1 से लेकर के 3 हफ्ते लग जाते हैं। उसके बाद इसके सिम्टम्स शो होने शुरू होते हैं। ठीक है। अब सिम्टम्स देखिए क्या क्या है इसमें। सिम्टम्स में इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बॉडी का बढ़ता है। फिर देखिए और क्या होगा। एब्डोमिनल पेन। फीवर जो है वो आफ्टरनून में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। फीवर मैक्सिमम इन आफ्टरनून। दोपहर में फीवर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट वीक में के बाद सेकेंड वीक में फीवर की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। ठीक है। ये हो गया। ट्रीटमेंट बैक्टीरियल डिजीज़ है तो बैक्टीरियल डिजीज़ में हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। इसमें क्लोरोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक दी जाती है। क्लोरोमाइसिन। अब हमने डिस्कस किया था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन की हम बात करें तो बेसिकली चूंकि इन्फेक्टेड वाटर और फूड के थ्रू हो रहा है तो जो कुछ भी फूड और हम वाटर ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर ढंग से, जैसे मान लो फूड है तो हमें प्रॉपरली कुक्ड फूड यूज़ करना चाहिए ताकि ये बीमारी नहीं फैले। और अच्छा, ट्रीटमेंट में एक चीज़ हम और ले सकते हैं, टैब वैक्सीन इसके लगाई जाती है जो कि लगभग 3 साल तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो टैब वैक्सीन, TAB, टैब वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर 3 years, 3 साल तक फिर ये नहीं होगा। प्रिवेंशन, ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड और फिर वाटर को डिसइंफेक्ट करके, वाटर सप्लाई जो है वो आपको प्रॉपर ढंग की होनी चाहिए। तो डिसइंफेक्टेड वाटर, वाटर में इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए और वैक्सीनेशन की जाती है इसकी, वही टैब वैक्सीनेशन।
तो ये इसकी प्रिवेंशन हो गई। टाइफाइड, दिस इज बैक्टीरियल डिजीज, साल्मोनेला टाइफाई से होता है। चलिए नेक्स्ट डिजीज हम देखते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट डिजीज ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंड डिजीज हमारे पास है ट्यूबरकुलोसिस। ऑल्सो कॉल्ड कोच डिजीज। रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया था, उनके नाम पे हम इसको कोच डिजीज बोलते हैं। अब इसमें देखिए कॉजेटिव एजेंट, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है ये। पोर्ट ऑफ एंट्री, कहाँ से आपकी बॉडी में एंटर करता है, दैट इज थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो शॉर्ट में इसको हम टीबी बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के पेशेंट जब छींकते हैं, खांसते हैं, तो ये ड्रॉपलेट्स जो हैं ये फिर एटमॉस्फेयर में आ गए, और जो हेल्दी पर्सन फिर एयर के थ्रू उसको इनहेल करता है तो उसकी बॉडी में चले गए, फिर वहाँ पे ये अपना इम्पैक्ट डालेंगे। तो दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, फिर देखिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 से लेकर के लगभग 10 वीक्स तक इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कितने समय लगेगा इसको अपनी फॉर्म में आने में, दैट इज 2 to 10 वीक्स। कितना समय लग जाता है, 2 से 10 वीक के बाद ये जाकर के अपने सिम्टम को शो करता है। अब देखो सिम्टम्स क्या क्या होगा इसमें। जो मेजर सिम्टम्स हैं, सबसे पहले एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब पेशेंट की जो एपेटाइट, भूख लगने की, तो ये भूख बिल्कुल कम हो जाती है। एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख लगना कम हो जाएगा, भूख लगेगी नहीं। उसके बाद परसिस्टेंस कफ, हमेशा पेशेंट को खांसी रहेगी, और लेटर स्टेज में जब ज़्यादा ये फैलने लगता है तो फिर खांसी में बलगम के साथ जो होता है ब्लड आना शुरू हो जाता है। चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत आएगी। चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, लॉस ऑफ वेट, वेट कम होता जाएगा, पेशेंट बिल्कुल सूख जाता है। हालांकि इसकी ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो जाती है। किसी टाइम में इसकी ट्रीटमेंट में बहुत दिक्कत आती थी और ट्यूबरकुलोसिस से काफ़ी लोगों की डेथ होती है। आज की डेट में भी आपको लगता है कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, ऐसा कुछ, कोरोना ठीक है कि कोरोना किसी को हो सकता है कि पैंडेमिक है, बट आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्सिमम लोग जो हैं वो आपको कुपोषण से, मैलन्यूट्रिशन से, ट्यूबरकुलोसिस से, मलेरिया जैसी सिंपल डिजीज से मरते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जो सिंपल डिजीज़ आजकल की जिसकी आसानी से ट्रीटमेंट हो जाते हैं, उससे अभी भी सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें ये हो गया। अब इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट हमारे पास 6 मेडिसिन दी जाती है। इसमें 6 मेडिसिन की कॉम्बिनेशन दी जाती है। तो देखते हैं ट्रीटमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ 6 मेडिसिन। रिफाम्पिसिन, INH, मेरी मेडिसिन के नाम हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद से फिर पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल एंड थायोएसिटोजोन। ये 6 मेडिसिन की कॉम्बिनेशन पेशेंट को दी जाती है और एक
इसका मेडिसिन का एक प्रॉपर कोर्स होता है, बीच में छोड़ देने, जैसे डिजीज़ तो ठीक हो गई, जैसे ऑलमोस्ट 6 मंथ तक इसकी ट्रीटमेंट चलती है, पेशेंट ठीक जल्दी हो जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट लंबी चलती है लगभग 6 मंथ तक। तो पेशेंट ने अगर एक रिक्वायर्ड ठीक होने के बाद मेडिसिन को छोड़ दिया तो फिर से एक्टिवेट हो जाता है ये, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रिवेंशन, गुड पब्लिक हेल्थ मेजर और आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, जिस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है उसको थोड़ा आइसोलेट करके रखें ताकि उसके छींकने से, खांसने से आसपास जो जर्म्स है वो फिर बाकी लोगों को नहीं जाए। तो प्रिवेंशन, गुड पब्लिक हेल्थ मेजर, और फिर दूसरा क्या ले सकते हैं हम, आइसोलेशन ऑफ टीबी पेशेंट। आइसोलेशन का मतलब उनको उठा के घर से बाहर नहीं फेंक देना। हॉस्पिटल्स में है तो एक प्रॉपर वार्ड होता है, ट्यूबरक्लोसिस का एक वार्ड अलग होता है, और घर में ट्रीटमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली बाकी लोग थोड़े से बच के रहें, उनके जो और जो कपड़े वगैरह सब अलग रहते हैं। वो पेशेंट जब छींकता है तो मुंह पे मतलब कोई कपड़ा वपड़ा कवर करके ऐसे नहीं छींके। तो इसका आइसोलेशन का मतलब ये हुआ। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि पेशेंट को उठा के घर से हम बाहर फेंक दें। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद से देखिए, उसके बाद से हमारे पास है नेक्स्ट जो है दैट इज रेबीज। जो कॉमन डिजीजेज है काफ़ी हम उनकी बात कर रहे हैं। तो थर्ड इज रेबीज। रेबीज, अब रेबीज में देखिए कॉजेटिव एजेंट, रेबीज वायरस, फिर इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड रेबीज की जो है वो जनरली वैसे तो 2 से 3 मंथ होती है, बट कुछ केसेज में 1 से 2 वीक तक में भी हो जाता है। टू to 3 weeks, 2 to 3 months, but may vary from 1 to 2 weeks। 1 से 2 वीक में भी हो सकता है। पोर्ट ऑफ एंट्री कहाँ से एंटर करेगा, स्किन ब्रेक, और किसकी वजह से, ड्यू टू द बाइट ऑफ रेबिड एनिमल, जिसको ऑलरेडी ऐसे डॉग ने काट लिया, उसको पहले से रेबीज है, फिर हो जाएगा। ब्रोकन स्किन ड्यू टू बाइट ऑफ रेबिड एनिमल। रेबिड एनिमल जनरली हम कुत्ते को लेते हैं, बट और भी किसी एनिमल्स के काटने से हो सकता है जिसमें रेबीज हो। कुत्ते, बिल्ली, बंदर, इन सब के काटने से हो सकता है। चलिए उसके बाद से फिर देखो, ये हो गया इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। सिम्टम्स, रेबीज के पेशेंट में सबसे बड़ी सिम्टम्स होती है हाइड्रोफोबिया। पेशेंट को वाटर से डर लगने लगता है, तेज़ बारिश हो गई तो पेशेंट चिल्ला चिल्ला के डर से मर जाता है। फिर पेशेंट को क्या होता है, स्वॉलोइंग में दिक्कत आती है, गला एकदम जाम हो जाता है, लिक्विड फूड पेशेंट को दिया जाता है, सॉलिड कुछ वो ले नहीं पाता। चोक्ड थ्रोट और सीवियर डैमेज टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। इसलिए जो रेबीड एनिमल होते हैं वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, किसी को भी काट लेते हैं। तो बचने का यही तरीका है कि रेबीज एलियन एंड जो एनिमल्स हैं तो उनकी मर्सी किलिंग की जाती है, मतलब उनको मार दिया जाता है, वैसे भी वो बच नहीं पाएंगे और उस पे बीच में फिर वो कईयों को काट लेंगे तो रेबीज और ज़्यादा फैल जाएगा। तो ट्रीटमेंट इसकी अब पहले क्या था कि पास्चर ट्रीटमेंट, लुइस पास्चर ने एक मेथड निकाला था, इसमें 14 इंजेक्शन लगते थे और पेट में लगते थे, काफ़ी पेनफुल होता था वो रोज़। तो आज की डेट में हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास 5 डोजेज़ होती हैं एंटी रेबीज वैक्सीन, 0, 3, 7 और 14 एंड 13 डेज पे लगती हैं।
तो बस, और वो सब क्यूटेनियस स्किन से थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा पेशेंट को ऐसा कुछ पेन नहीं होता। बट अगर आपने मान लो कुत्ते ने काटा और उसको रेबीज़ है तभी होगा सबसे पहली बात तो, बट फिर भी प्रिकॉशंस के लिए हम इंजेक्शन ले लेते हैं। कुत्ते ने काटा और आपने फिर इंजेक्शन नहीं लिया और उसको रेबीज़ था, रेबीज़ का वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया, आपने इंजेक्शन नहीं लिया और आपको रेबीज़ हो गया, फिर इसकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, डेथ सर्टेन है। तो काफ़ी फैटल डिजीज़ है ये। तो ट्रीटमेंट की हम बात करें, ट्रीटमेंट पहले क्या था, पॉस्चर ट्रीटमेंट, पॉस्चर ट्रीटमेंट, इसमें 14 इंजेक्शन लगती थी। बट आज की डेट में क्या है हमारे पास, अब हम इसको फॉलो नहीं करते, काफ़ी पेनफुल होता था, पेट में लगता था ये। नाउ 5 डोजेज ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन, कब कब, 0, 3, 7, 14 एंड 30 डे। ठीक है, तो ये होती है। उसके बाद से अब देखिए इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन में हमें क्या है, जो अगर आपने पेट पालने का शौक है, कुत्ती बिल्ली, तो आप उसको पहले से रेबीज का इंजेक्शन लगवा के रखिए, तो वैक्सीन दीजिए। पेट शुड बी वैक्सीनेटेड। और इसको हम मर्सी किलिंग के लिए हमारे पास वर्ड होता है यूथेनेसिया, यूथेनाइज्ड, दैट इज मर्सी किलिंग of rabid animals। ये इसकी प्रिवेंशंस हो गई। नाउ द नेक्स्ट वन इज एड्स। काफ़ी कुछ इसके बारे में हम जानते हैं। फोर्थ हमारे पास डिजीज है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो कॉजेटिव एजेंट HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। कई तरह इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड निडल। आज की डेट में डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्शन देना हो तो आजकल वो 1 टाइम यूज़ वाले आते हैं, उसको यूज़ किया फिर फेंक दिया। हम लोग जब काफ़ी छोटे थे ऐसा नहीं होता था, डॉक्टर के उस समय एड्स जैसी बीमारी कुछ थी नहीं, डॉक्टर के पास वो शीशे की बनी हुई सिरिंज होती थी और निडल भी वो चेंज नहीं करते थे। निडल को बस वो मतलब उसको स्टरलाइज करके डिटॉल्स वगैरह से, अल्कोहल से वॉश करके दूसरे पेशेंट को दे दिया जाता था बस, क्योंकि उस समय इतनी बीमारियां थी नहीं। बट आज की डेट में डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, 1 टाइम के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इससे हो सकती है। अब इसमें क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड देखिए, एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है, 6 मंथ टू 10 ईयर्स। किसी किसी केस में पेशेंट को 10 साल तक पता नहीं चलता कि उसके बॉडी में एड्स का वायरस घुस चुका है, उसके बाद फिर सिम्टम आने शुरू होते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड, that is 6 month to 10 years, इतना लंबा इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है। और फिर अब इसमें सिम्टम्स, लिम्फ ग्लैंड्स, हमारी बॉडी में लिम्फ ग्लैंड्स होता है, हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, रेगुलर फीवर रहेगा, डैमेज टू ब्रेन जो आपका मतलब नर्वस सिस्टम है, लॉस ऑफ इम्यूनिटी, लॉस ऑफ मेमोरी, काफ़ी सारे इसमें सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स की हम बात करें तो सिम्टम्स में क्या हुआ, फिर स्वेलन,
लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है। फिर परसिस्टेंट फीवर, लॉस ऑफ इम्यूनिटी, डैमेज टू ब्रेन या सीधा नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम में डैमेज होने लगता है। नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। एक्चुअली एड्स का पेशेंट एड्स से नहीं मरता, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब डिजीज़ उसको बड़ी कॉमन है हो जाना, क्योंकि इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी कुछ रहती ही नहीं है। तो एड्स का जो पेशेंट है एड्स से नहीं मरता, बाकी डिजीज़ से मरता है। अब देखिए इसमें ये सिम्टम्स हो गया। अब ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल तो नहीं है, बट कुछ जैसे एजिडोथाइमाडाइन नाम का एक मेडिसिन होता है, AZT जिसको हम बोलते हैं, एजिडोथाइमाडाइन, ये देते हैं। ये पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है और वायरस के मल्टीप्लिकेशन के रेट को थोड़ा कंट्रोल में रखता है, बस ठीक तो नहीं करता, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगी। पेशेंट को जितना प्रॉब्लम उतनी नहीं होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी उसकी बढ़ जाएगी, बस यही कर सकते हैं और कोई इसकी हमारे पास वो नहीं है। तो ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है। एजिडोथाइमाडाइन, AZT ये देते हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। बाकी इसकी प्रिवेंशन में वही है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे आज के डेट में डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं, पहले ऐसा नहीं था। किसी को रिक्वायरमेंट पड़ी, मान लो काफ़ी, मैं आपको लगभग 30-40 साल पहले की बातें बता रहा हूँ, किसी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ी तो डॉक्टर्स उसके जो कुछ भी जो उसके डियर एंड नियर वंस हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे पूछते थे, ब्लड ग्रुप मिलाया जाता था, हीमोग्लोबिन चेक किया जाता था, अगर जो डोनर हेल्दी है उससे लिया, दूसरे को चढ़ा दिया। बट अब ऐसा नहीं है। आप जो ब्लड डोनेट करते हो फिर आपको ब्लड बैंक में जाता है, उसको डिफरेंट डिजीज़ के लिए चेक किया जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, इस तरह की डिजीज़ कुछ है तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है और उस ब्लड को फिर डिस्ट्रॉय कर दिया। जब तक उसमें वो बिल्कुल फिट है वो ड्रग, वो मतलब ब्लड, तभी उसको फिर पेशेंट को दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो हमने ये चैप्टर ख़त्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।